हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। चलिए, हम आपके परीक्षा को और सुलभ तरीके से आसान बनाने के लिए हम लेके आ चुके हैं क्लास 10 फिजिक्स का पहला चैप्टर, जो कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है। सबसे पहले हम लोग इसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव करेंगे। उसके बाद हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि ये क्वेश्चन आपके दोस्तों को भी आपके दोस्तों तक भी पहुँचें। चलिए, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है? किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरणें गमन करती है, यानी सबसे पहले समझेंगे ये। पहले क्वेश्चन क्या है? किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरणें गमन करती है। सबसे पहले हम समझेंगे पारदर्शी माध्यम है क्या। ये पारदर्शी माध्यम क्या है? अच्छा, सबसे पहले हम पारदर्शी माध्यम समझते हैं। पारदर्शी माध्यम हम उसे कहते हैं, यानी जिसे कि कोई वस्तु एक बार से दूसरी ओर दिखाई दे, उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। अच्छा, पारदर्शी माध्यम तो समझ गए। अब कहता है प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें किससे गमन कर देगी? अब सीधी रेखा में ही नहीं गमन करेगी, न टेढ़ी होगी, न वृत्ताकार होगी। मान लीजिए आप लोग लाइट टॉर्च मारते हैं तो प्रकाश सीधे गमन करती है कि ऐसे गमन करती है? ऐसे गमन नहीं ना करती है, कि ऐसे गमन करती है? ऐसे गमन नहीं करती है। प्रकाश की किरणें किससे गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीधी रेखा में। समझ गया? चलिए, इसी के साथ चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या हमारा? नई कतारीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरी होती है। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमें लगता है क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है। यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे एक्स होना चाहिए, एक प्लस एक्स होना चाहिए ना। चलिए, हम लोग इसे सुधार देते हैं। यहाँ पे क्या होना चाहिए? प्लस एक्स होना चाहिए, प्लस एक्स होना चाहिए ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक होता है। चलिए, इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा सही। चलिए, एक साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। पहला ऑप्शन धनात्मक होता है, ऑप्शन बी ऋणात्मक होता है, ये ऑप्शन सी ए और बी दोनों हो सकता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन हम लोग आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है, तो क्या होती है? ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। भले ऑप्शन इनमें ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हम लोग का बी नंबर हो जाएगा सही राइट आंसर। चलिए, इसके साथ हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है? धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए धनात्मक होता है। चलिए, इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋणात्मक। चलिए, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक,
ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। चलिए इसके साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले। तो अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोलीय लेंस, गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास कहलाता है, प्रभावी व्यास कहलाता है ऑप्शन नंबर ए वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन नंबर बी फोकस दूरी, ऑप्शन सी द्वारक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। वाहनों में पश्य दृश्य दर्पणों किस दर्पण का उपयोग किया जाता है ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेविंग दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अच्छा पहले समझेंगे सेविंग दर्पण क्या है। पहले समझेंगे हम लोग क्या सेविंग दर्पण। सेविंग दर्पण हम लोग उसे कहते हैं जहां हम लोग जाते हैं नाई के पास केस कटवाने या बाल कटवाने, तो वहाँ पे हम लोग के सामने रखता है दर्पण, उसको बोलते हैं सेविंग दर्पण। अच्छा, सेविंग दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अवतल दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए वास्तविक एवं उल्टा, ऑप्शन बी वास्तविक एवं सीधा, ऑप्शन सी आभासी एवं उल्टा, ऑप्शन डी आभासी एवं सीधा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। टॉर्च, सर्च लाइट एवं वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइट, क्या बोलते हैं उसको, हेडलाइट। अग्रदीप मतलब हेडलाइट में प्रकाश समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किस बड़े दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, मोटे लेंस का आवर्धन क्षमता होता है, यानी मोटे लेंस का आवर्धन क्षमता होता है, क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए अधिक, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी कम, ऑप्शन डी ऋणात्मक। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए, यानी मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। चलिए इसके साथ अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, यानी पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, यानी मोटा का तो अधिक होता है। अच्छा, पतले का तो थोड़ा देख लिया जाए। ऑप्शन ए अधिक, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है, कम होता है, यानी मोटे का ज़्यादा पतले का कम। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, लेंस सूत्र किसे कहते हैं। लेंस सूत्र होता है 1/u माइनस 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, या
ऑप्शन नंबर बी 1/EV प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। ऑप्शन नंबर सी 1/V प्लस 1/F इक्वल टू 1/U। ऑप्शन नंबर डी ए 1/U माइनस 1/V इक्वल टू 1/F। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। क्या होता है? लेंस सूत्र होता है, और दर्पण सूत्र आगे आपको मिलेगा। अच्छा आइए, क्या दर्पण सूत्र? हाँ अच्छा, दर्पण सूत्र होता है ऑप्शन नंबर ए 1/VE माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। ऑप्शन नंबर बी 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। ऑप्शन नंबर सी 1/U माइनस 1/V इक्वल टू 1/F। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1/U प्लस 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। ये होता है किसका होता है? ये होता है दर्पण सूत्र का, और ये होता है अच्छा ऑप्शन बी होता है दर्पण सूत्र का, ऑप्शन ए होता है किसका? लेंस सूत्र का होता है। समझ गए? चलिए इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, अवतल लेंस को निम्न में से किसी एक अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए समसारी लेंस, ऑप्शन बी अपसारी लेंस, ऑप्शन सी अभिसारी लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अच्छा उत्तल लेंस है। अच्छा तो उत्तल लेंस को किस नाम से जाना जाता है? अभिसारी लेंस से। किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोगों का अभिसारी लेंस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा अवतल लेंस को निम्न में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए समसारी लेंस, ऑप्शन बी अभिसारी लेंस ना, ऑप्शन जी ऑप्शन सी अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी अपसारी लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अपसारी लेंस हो जाएगा, अपसारी लेंस हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अवतल दर्पण को निम्न में से किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? सॉरी उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण सॉरी। अच्छा उत्तल दर्पण को निम्न में से किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? उत्तल दर्पण को किस एक अन्य दर्पण के नाम से जाना जाता है? अच्छा तो ऑप्शन ए समसारी लेंस, समसारी दर्पण, ऑप्शन बी अपसारी दर्पण, ऑप्शन बी ऑप्शन सी अभिसारी दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपसारी दर्पण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा अपसारी दर्पण। क्या हो जाएगा? अपसारी दर्पण। इसके साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। किस लेंस की सहायता से किसी एक अन्य बिंदु पर सूर्य के प्रकाश का संकेंद्रण ऊष्मा उत्पन्न कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए अवतल दर्पण, अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका जवाब आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हम लोग आगे करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण की निम्न में से किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? यानी अवतल दर्पण को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए समसारी दर्पण, ऑप्शन बी अपसारी दर्पण, ऑप्शन सी अभिसारी दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा अभिसारी दर्पण। क्या हो जाएगा? अभिसारी दर्पण। इसी के साथ हम लोग 23 क्वेश्चन। अच्छा प्रकाश का अपवर्तन नियम स्केल है। अपवर्तन नियम स्केल तो पहला साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन बी साइन आर बटा साइन आई, ऑप्शन सी साइन आई इक्वल टू साइन आर। अच्छा ऑप्शन नंबर डी साइन आई लेस देन साइन आर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइन आई बटा साइन आर। चलिए इसके साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश का अपवर्तन का कारण होता है, प्रकाश का अपवर्तन का कारण होता है ऑप्शन ए प्रकाश की चाल परिवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश की ऊर्जा परिवर्तन, ऑप्शन सी माध्यम का घनत्व परिवर्तन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा
प्रकाश की चाल परिवर्तन इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए। चलिए, निम्न में से किस गैसीय द्रव्यात्मक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिक होता है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी हीलियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। इसका कार्बनिक नाम क्या होता है? CO2 इसका कार्बनिक नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। समझ गया? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस ठोस द्रव्यात्मक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिक होता है? ऑप्शन ए कांच का, ऑप्शन बी रूबी यानी मणिक्यम का, ऑप्शन सी हीरा का, ऑप्शन डी नीलम का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा का होता है अपवर्तनांक क्या होता है? अधिक होता है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है अपवर्तनांक इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस द्रव्यात्मक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिकतम है? ऑप्शन ए जल का, ऑप्शन बी केरोसिन का, ऑप्शन सी बेंजीन का, ऑप्शन डी एल्कोहल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बेंजीन यानी सी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक होता है, यानी किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो ऑप्शन ए साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन बी साइन आर बटा साइन आई, ऑप्शन सी साइन आई इंटू साइन आर, ऑप्शन डी साइन आई ई भागा साइन आर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइन आई बटा साइन आर। क्या हो जाएगा? साइन आई बटा साइन आर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? निम्न में से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर उत्तल दर्पण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन का नियम है। प्रकाश के परावर्तन का नियम है। अच्छा, तो ऑप्शन ए एंगल ए इक्वल टू एंगल आई इक्वल टू एंगल R2, एंगल I2 इक्वल टू एंगल IR, या एंगल I इक्वल टू एंगल R, या एंगल I इक्वल टू 2 एंगल R। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंगल I इक्वल टू एंगल R। चलिए इसके साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी शब्दकोश यानी डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय किस दर्पण का उपयोग करेंगे? 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण, या ऑप्शन बी 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का एक उत्तल दर्पण, या 50 सेंटीमीटर दूरी का एक अवतल दर्पण, ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर दूरी का एक उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे हम। समझ गया? चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का? किसी दर्पण में आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा। ऑप्शन ए समतल दर्पण में, ऑप्शन बी अवतल दर्पण में, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण में, ऑप्शन डी या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी समतल होगा या उत्तल। यानी समतल हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है। समझ में आ गया? चलिए अगले प्रश्न की ओर। किसी बीम का वास्तविक एवं समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? ऑप्शन ए लेंस के मुख्य फोकस पर, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी अनंत पर, ऑप्शन डी प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी नंबर, वक्रता केंद्र पर रखना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। लेंस की क्षमता का
एसआई मात्रक होता है, यानी लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी डायोप्टर, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, नेत्र लेंस किस प्रकार का लेंस होता है, यानी नेत्र लेंस किस प्रकार का लेंस होता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी दोनों ए बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का बी, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। चलिए, जिस लेंस का मध्य तल अंदर की ओर धंसा हुआ होता है वो क्या होता है? क्या हुआ होता है? वो होता है ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी प्रिज्म, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी क्या कर रहा है? अंदर की ओर धंसा होता है, यानी ऐसे कुछ पिक्चर होता है। कैसे पिक्चर होता है? ऐसे। कौन सा लेंस है? कौन सा लेंस है आप लोग बताइए? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, बोले अवतल लेंस है। क्या है? अवतल लेंस है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिस लेंस का मध्य तल उभरा हुआ होता है उस लेंस वह लेंस कहलाता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी प्रिज्म, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए हम लोग पहले समझते हैं, मध्य तल क्या हो? उभरा हुआ होता है, यानी कुछ ऐसे होता है भी कुछ ऐसे होता है ना। तो ये कौन सा लेंस है? ये होता है आपका उत्तल लेंस। समझ में आ गया? चलिए अगले प्रश्न की ओर। निगत किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं? निगत किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं? तो निगत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपतन कोण, ऑप्शन बी परावर्तन कोण, ऑप्शन सी निगत कोण, ऑप्शन डी विचलन कोण। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निगत कोण। सामान्य फोकस दूरी के अवतल और उत्तल लेंस को संपर्क में रखा गया है, यह संयुक्त लेंस कार्य करेगा। यह संयुक्त लेंस कार्य करेगा। ऑप्शन ए अवतल लेंस की तरह, ऑप्शन बी उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन सी प्रिज्म की तरह, ऑप्शन सी कांच की सिल्ली की तरह। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी कांच की सिल्ली की तरह काम करेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। यदि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन यहाँ पे थोड़ा छूट गया है, तो उत्पन्न आवर्धन यहाँ पे m होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ पे m होना चाहिए। m = -1 हो तो बीम की स्थिति क्या होगी? ऑप्शन ए अवतल लेंस के फोकस पर, ऑप्शन बी उत्तल लेंस के फोकस पर, ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस के वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उत्तल लेंस की वक्रता केंद्र पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m प्लस हो तो दर्पण होगा, यानी m प्लस हो तो ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। यदि दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m = 2 यानी +2 हो तो यह दर्पण होगा। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट। क्वेश्चन नंबर 43। यदि किसी पारदर्शी माध्यम में रखे आयताकार कांच की सिल्ली से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए विचलन, ऑप्शन बी विक्षेपण, ऑप्शन सी पार्श्व विस्थापन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पार्श्व विस्थापन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर हो तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन
सी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 100 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। यानी एक डाईऑप्टर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। समझ गया? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात होती है। यानी ऑप्शन ए मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, ऑप्शन बी मुख्य अक्ष पर स्थित मुख्य फोकस से होकर जाती है, ऑप्शन सी मुख्य अक्ष से दूर होती है, ऑप्शन डी उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? समाप्त होता है। यहाँ पे क्या होता है? समाप्त। क्या होता है? द एंड। क्वेश्चन नंबर 43, यदि किसी पारदर्शी माध्यम में रखे आयताकार कांच की सिल्ली से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए विचलन, ऑप्शन बी विक्षेपण, ऑप्शन सी पार्श्व विस्थापन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पार्श्व विस्थापन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर हो तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 100 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। यानी एक डाईऑप्टर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। समझ गया? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात होती है। यानी ऑप्शन ए मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, ऑप्शन बी मुख्य अक्ष पर स्थित मुख्य फोकस से होकर जाती है, ऑप्शन सी मुख्य अक्ष से दूर होती है, ऑप्शन डी उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? समाप्त होता है। यहाँ पे क्या होता है? समाप्त। क्या होता है? द एंड। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।